वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विज्ञान वे कॉन्सेप्ट से सक्सेस तक। और यहाँ पर बेटा आप सभी के लिए लेकर आया हूँ मैं क्लास 10th एनसीईआरटी जो चैप्टर वन वन शॉट में आपको बेटा पढ़ाने वाला हूँ। पूरी किताब को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। देखिएगा, यदि आप क्लास 10th से हैं तो बेटा आपके लिए तो है ही, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे रेलवे की बात कर ले, चाहे एसएससी की बात कर ले, कोई भी एग्जाम वनडे की हो रहा है या फिर कोई अदर एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ पे कक्षा 9वीं और 10वीं का साइंस आता है। तो उन सभी के लिए भी ये वीडियो है। और 9th और जो हमारे 10th के बच्चे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न हो, चाहे यूपी बोर्ड से हो या फिर आप बिहार बोर्ड से हो या फिर आप एमपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, चाहे जिस बोर्ड से हो, सभी के लिए बेटा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसको आपको सबसे सिंपल भाषा में समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी बहुत अच्छे से। और की टू द पॉइंट हम निकालेंगे यहाँ से बेटा, की टू द पॉइंट निकालेंगे, ठीक है ना। वही पॉइंट जो हमारे लिए उपयोगी है, जहां से पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आती है। ठीक, अभी हम लोग ये किताब पढ़ ले रहे हैं, बाकी इसका मैंने छोटे छोटे टॉपिक में भी पढ़ाया है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, वो सारी चीजों को मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद मैं इसका आपको वन शॉर्ट नोट्स जो मैं आप अपने हाथों से बनाया हूँ उसको मैं पढ़ा दूंगा, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग बेटा यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और प्लीज जो बच्चे नए हैं चैनल को बेटा सब्सक्राइब करिए। और हमारा बेटा 10 ईयर का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, साथ साथ मिलियंस ऑफ फॉलोवर दूसरे चैनल पे, ठीक है ना। और लगभग की करोड़ों बच्चों से ज्यादा बच्चों को मैंने बेटा पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ बेटा अपना क्या है, अध्याय 1 है एनसीईआरटी हिंदी माध्यम का, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है ना, ये हमारा है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें बेटा कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, सबसे पहले यही रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सीधा बोलिएगा कि सर हाइड्रोजन को हम लें, किसको बेटा, हाइड्रोजन को लें, और हाइड्रोजन को हम लोग बेटा वायु की उपस्थिति में जला दें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दें, तो हमारा क्या बनेगा, जल बनेगा। जल बनेगा, यानी कि हम यहाँ पे H2 प्लस O2 बराबर 2H2O बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं बताइए। जब हम यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के अणु को 2 ऑक्सीजन के अणु को जला देते हैं, तो हम लोग बेटा यहाँ पे हमारा 2H2O प्राप्त होता है, यानी कि हमारा जल का निर्माण हो रहा है। तो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है बेटा, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, रासायनिक क्रिया हो रही है। तो अगर हम बोले रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई परिभाषा बोले तो आप क्या बोलेंगे, जब जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों की, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के संयोग से नए उत्पाद का बनना बेटा क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी जब हाइड्रोजन को वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं तो जल बन रहा है, यही हमारा बेटा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक समीकरण क्या होता है बेटा, रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इसके विस्तृत अणुओं के बारे में जानकारी दे देना क्या कहलाता है बेटा, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का कितने अणु है लिखा, ऑक्सीजन के कितने अणु है, यहाँ पे वायु है, या फिर इसको आप ऑक्सीजन बोल देंगे तो सही रहेगा। क्या लिख दे बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ पे मैंने जो जल बनाया उसका अणु लिखा। तो ये जो हो गया, ये हमारा पूरा पूरा जो हम डिटेल दे रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अणु के रूप में, वही हमारा बेटा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। बस इतना जान लीजिए, हालांकि ये पेपर में नहीं आएगा बट आप जान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे है कि आपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों में ध्यान दीजिए, मतलब हम अपने दैनिक जीवन में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं, हमारे पर्यावरण में होती है, हमारे आसपास होती है। और विचार करना है कि जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, जब हम लोग गर्मियों में दूध को रख देते हैं तो क्या हो जाता है, दूध कहीं ना कहीं हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो उसमें भी क्या हो रही बेटा, केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। लोहे का तत्व तथा तसला, या कोई भी लोहे का तवा रख लेंगे या फिर तसला,
अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है बेटा, जंग लग जाता है। क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो वहां पे भी क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अंगूर का किण्वन हो जाना भी क्या हो रहा है बेटा, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। भोजन का पकाना भी क्या बेटा, एक रिएक्शन ही है। हमारे शरीर में भोजन का पचना ये भी एक क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही होता है। और हमारा सांस लेना यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, ये सब केमिकल रिएक्शन के क्या बेटा, उदाहरण है। ठीक है ना, ये पेपर में नहीं आएगा, आपको बेटा पढ़ना भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको समझना है तो समझ सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन है क्या। मैंने क्या बोला बेटा, जब दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के संयोग से नए उत्पाद का बनना, नए प्रोडक्ट का तैयार होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण में हम लोग बेटा मैग्नीशियम मैग्नीशियम को ले ले, एक मैग्नीशियम की छड़ ले रहे हैं और उसको जला देते हैं, किसकी उपस्थिति बेटा, वायु की उपस्थिति में दहन कर देते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जब हम लोग बेटा एमएन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे बोल रहा है, ये पेपर में नहीं आएगा हालांकि, ठीक है ना, और आपके उसमें भी आने वाला नहीं है। जो भी आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये आ सकता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एक रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन सा परिवर्तन होता है। तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, जो हमारा प्रोडक्ट होता है, पदार्थ होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास होता है अथवा उत्सर्जन होता है, मतलब गैस उत्पन्न होती है, साथ ही साथ तापमान में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। तो जब कोई भी रासायनिक हमारी अभिक्रियाएं होती हैं तो निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से बेटा, सबसे पहला अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस निकलता है और तापमान में परिवर्तन होता है। जैसे कि अभी आपसे मैं कहूं कि अगर काम करिए, आप तीली लीजिए, माचिस की तीली, उसे जला दीजिए। जब आप जलाते हैं तो धुआं निकलता है, गैस निकलता है कि नहीं धुआं के रूप में, सर वो भी छोड़िए, आप देखते हैं हीट निकलती है, हीट निकलती कि नहीं, तापमान में परिवर्तन होता है कि नहीं। तो ये सब बेटा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो ये पॉइंट है एनसीईआरटी का, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं या रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचान सकते हैं, ये पॉइंट है। अवस्था में परिवर्तन होता है इसके द्वारा देखकर, उसके रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास होगा, उत्सर्जन होगा, और तापमान में क्या होता है बेटा, परिवर्तन होता है। तो ये सब हम लोग देखकर ये बता सकते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया कोई ना कोई क्या हो रही बेटा, संपन्न हो रही है। ठीक है ना, अब हम लोग देते बेटा रासायनिक समीकरण। सर ये रासायनिक समीकरण होता क्या है, ये रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो जो रासायनिक समीकरण होता है, आखिरकार हम क्यों रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको अगर आप क्रमबद्ध तरीकों से लिखोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका विवरण देना क्या हो जाएगा बट बहुत बड़ा हो जाएगा। उसको संक्षिप्त में शॉर्ट में करने के लिए हमने क्या प्रयोग किया बेटा, रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया। यानी कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, मतलब जलाया जाता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, और वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त में लिखा जा सकता है और इसी शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि होती है। इसीलिए हमने यहाँ पे रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया। रासायनिक समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं उनके अणुओं के बारे में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे बेटा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में हम लोग क्या करा दिए, दहन करा दिए। क्या करा दिए, दहन। तो बेटा क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा बेटा हो गया क्या, रासायनिक समीकरण। क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बेटा 2Mn और ऑक्सीजन के दो अणु O2 करेगा क्रिया तो 2Man
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, 2MnO बनाएगा। तो ये हमारा जो हो गया, इसी को रासायनिक समीकरण कहती हैं, रासायनिक समीकरण कहती हैं। अब यहीं पे आप लोग एक बात समझिए बेटा, एक अभिकारक होता है, एक क्या होता है, उत्पाद होता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है, ठीक है ना। तो सब सर ये अभिकारक और उत्पाद होते क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है और इन्हें अभिकारक कहते हैं। यानी कि अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया होने के पूर्व पदार्थ को, मतलब अभी अभिक्रिया हुआ नहीं है, ये लोग भाग ले रहे हैं, अभिक्रिया के पूर्व, अभिक्रिया होने के पूर्व जो पदार्थ भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, उसको बेटा अभिकारक बोलते हैं। और अभिक्रिया के बाद बने हुए प्रोडक्ट को, पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। यानी कि इस अभिक्रिया में नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए बेटा, हम लोग ले गए आटे को अपने गेहूं के चक्की पर पिसवाने के लिए, तो चक्की पर जब हम लोग ले गए पिसवाने के लिए, तो जो गेहूं था, अभी आटा नहीं बना, गेहूं है बेटा, वो क्या है, अभिकारक है। अब चक्की में डाला गया, उसका क्या हो गया बेटा, पिसाई हो गई, पिसाई होने के बाद आटा बन गया गेहूं का, वो हमारा क्या बेटा, उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है। अब समझ में आया कि नहीं, अब समझ में आया कि नहीं, उत्पाद और अभिकारक समझ में आया। अब क्रिया के पूर्व जो भी पदार्थ रहेगा उसको अभिकारक बोलेंगे, अब क्रिया के बाद बने हुए निर्माण जो हो रहा है प्रोडक्ट, पदार्थ, उसको बेटा उत्पाद कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, ठीक। अब देखिएगा, अगला होता है बेटा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण लिखना जान गए ना कि कैसे रासायनिक समीकरण लिखा जाएगा, अरे कुछ नहीं बेटा, रासायनिक समीकरण में क्या लिखना है, जो हमारा मैग्नीशियम है, जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, अरे कुछ नहीं है यार, अरे जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला, रास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का बेटा क्या होता है, एमियन होता है। ऑक्सीजन को बेटा ऑक्सीजन होता है, ओ होता है, और हमारा क्या बना, यमयनो बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु, तब हमारा यहाँ पे 2MnO2 बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। ये हमारा क्या हो गया बेटा, रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम, ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करके उपयुक्त सब समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि हमें जब मैग्नीशियम का सिंबल याद रहेगा, जितने भी तत्व हैं, ऑक्सीजन का सिंबल याद रहेगा, उसको याद करके हम अपने रासायनिक समीकरण को बेटा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान दें बेटा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्या है, इंपॉर्टेंट है। हमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है समझ में आ गया, रासायनिक समीकरण होता है क्या समझ में आ गया, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं संतुलित करना, जो रासायनिक समीकरण है उसको कैसे संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई घर है बेटा, ये कोई क्या है, घर है, इसमें 4 हिस्सा हुआ। अब इसमें 3 बेटे हैं, किसी बात के क्या बेटा, 3 बेटे हैं। अब तीनों बेटों में ये बराबर बराबर बांटना है। मान लीजिए ये 12 मीटर स्क्वायर का कोई जमीन है। अब हमें इसको बराबर बराबर भागों में बांटना है, 3 भाइयों में बांटना है। कैसे करेंगे, जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा, तो आप 4 मीटर स्क्वायर तीनों भाइयों को आप क्या करेंगे बेटा, दे देंगे, तीनों भाइयों को दे देंगे। तो यही हमारा क्या है, किसी चीज को संतुलित करना। और एक हमारा बेटा नियम है, कक्षा 9वीं में पढ़े थे, वो क्या पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी अवक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। यानी कि हम किसी भी, जब भी अवक्रिया हो रहा है, वहां पर ना कोई नया प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं अलग से, ना ही विनाश कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे यार, हमारी हमारा जो पेन था वो जल के बर्बाद हो गया। अरे बर्बाद नहीं हुआ है, उसका केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है। ठोस था, ठोस को जला दिए, वो गैस में परिवर्तन हो गया। ऊर्ध्वपातन, अभी हम आपको बताएंगे ऊर्ध्वपातन, जैसे कक्षा 9वीं में आप पढ़े होंगे
ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना बेटा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कि आप लोग कपूर लिए होंगे, कपूर बेटा एक ठोस होता है। अब उसको आप जला दीजिए, किस बदल गया? गैस में बदल गया। फिर गैस को ठंडा कर लीजिए, पुनः हमारा वहां पे क्या बन जाएगा? वहां पर बेटा हमारा पुनः हमारा कपूर का निर्माण हो जाएगा। तो हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में ना नए पदार्थ को बना सकते हैं और न ही हम किसी चीज का विनाश कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बेटा बदला जा सकता है। ये क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उसी प्रकार जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कोई नया प्रोडक्ट बनता नहीं, कोई चीज का विनाश नहीं होता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। तो इसीलिए जितना हमारा बेटा अभिकारक होना चाहिए उतना ही होना चाहिए क्या बेटा? हमारा उत्पाद। अगर ये 2 ग्राम है तो ये भी 2 ग्राम होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं? अगर मैंने 1 किलो चीनी डाला 2 लीटर पानी में, 2 किलो पानी में, तो जो हमारा शरबत बनेगा वो भी 3 किलो का ही होगा। अब ऐसा नहीं है 2.5 किलो का हो जाएगा, गुरुजी सरकारी कोटा हो गया है। हाँ भैया, वो नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन बनता है। अब इसको संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे? आपको दिखाई दे रहा है ना बेटा? यहाँ पे हाँ दिखाई तो दे रहा है, देखिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो जिंक का क्या होता है? जेडएन होता है। क्या करेंगे बेटा? जेडएन है प्लस यहाँ पे क्या बेटा? H2SO4 है। क्या है? H2SO4 एरो क्या है बेटा? ZnSO4 प्लस H2। अब इसको हम कह रहे बेटा आप संतुलित करिए। सर संतुलित कैसे करेंगे? अरे भैया, इसको अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। इसको बोलते बेटा क्या? उत्पाद। जितना अभिकारक में अब होने चाहिए तत्वों के, उतना उत्पाद में होने चाहिए। काम खत्म। जैसे कि देखिएगा, यहाँ पे बेटा जिंक कितना है? यहाँ पे जिंक कितना है? 1 है। यहाँ पे 1 है बेटा, यहाँ पर भी कितना है? 1 है। जिंक 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर भी हाइड्रोजन 2 है। बराबर है कि नहीं? सल्फर कितना है? यस मतलब सल्फर हो सकता है। यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है। यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो ये एक क्या है बेटा? संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या बेटा? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, बस यही है और कुछ नहीं है। अच्छा, हम एक उदाहरण में आपको थोड़ा यही समझा देते हैं। जैसे मैंने अगर आपसे बोला कि चल भाई हम हाइड्रोजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जल का निर्माण हो रहा है। अब इसे संतुलित करो, अब इसे संतुलित करिए। आपको मैं बोल रहा हूं, तो आप संतुलित कैसे करेंगे? आपका सिर्फ पैसे आएगा और कुछ नहीं आएगा। देखिएगा, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। सर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है भैया हमारा? सर यहाँ पे कितना है सर जी? हमारा 1 है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो अगर हमें ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 करना है तो हम क्या करें? 2 से गुणा कर दें। यहाँ पे जब 2 से गुणा कर दिए, अब यहाँ पे 2 है तो 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा? बराबर हो गया। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गया। अब कहेंगे सर यही ऑक्सीजन हम हटा देंगे। अरे भैया यही ऑक्सीजन हम हटा देंगे तो HCO कोई चीज बना क्या? HCO कोई चीज बना क्या? अरे नहीं बना। जल का क्या होता है बेटा? H2O होता है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन और हमारा क्या हो गया बेटा? 2 ऑक्सीजन। क्या हो गया? 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हमारा अब रासायनिक समीकरण क्या हो गया बेटा? संतुलित हो गया। क्या हो गया? संतुलित हो गया। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं? यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के अणु है, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन के अणु, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के अणु और यहाँ पर भी देखेंगे 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 क्या हो जाएंगे? ऑक्सीजन। अब हमारा ये क्या हो गया? जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो हमारा बेटा क्या हो गया? संतुलित हो गया। किसी कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। सर एक और ले लीजिए, एक और ले ले, एक और ले लें। चलिए हम एक और ले लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे H2+O, बताइए हम यहाँ पे फिर बना दिए जल। आप फिर बताइए, इसको संतुलित करिए।
आप इसको संतुलित करिए। कैसे करेंगे? पहली बात सर, हमारा ऑक्सीजन हमेशा हमेशा कितना होता है बेटा? 2 होती है। ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं रहता। नवजात ऑक्सीजन बेटा कभी अकेला नहीं रहता, ये हमेशा 2 होती है। तो जब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हमारे हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो अब यहाँ पे हम तो 2 तो लिखेंगे नहीं ना बेटा। H2O2 नाम का कोई चीज होता ही नहीं। जो जल होता है उसका होता है बेटा हमारा अणु सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो हम यहाँ पे तो 2 लगाएंगे नहीं, 2 कहाँ लगाएंगे? इसके आगे लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिए। जब यहाँ पे लगा दिए तो अब 2 ऑक्सीजन तो हो गया, 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन सर हाइड्रोजन 4 हो गए यहाँ पे, 2 दूनी 4, और यहाँ पे कितना है सर? 2 ही है। तो 2 का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? गुणा कर दिया, तो 2 दूनी कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। यही हमारा क्या है? आंसर है। हमारा क्या है? आंसर है। क्लियर है? क्लियर है। चलिए और हम आपको समझा देते हैं। और यही है, और इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा परेशान मत होना। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आप जरा, यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है? आयरन है, यानी कि बोले तो Fe है। क्या बेटा? यहाँ पे Fe है, यहाँ पे लिख देते हैं Fe प्लस H2। जब जो हमारा आयरन होता है, फेरस होता है, जब जल से क्रिया करता है तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि Fe3O4 प्लस H2 हमारा हाइड्रोजन बना रहा है। अब क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है? मतलब जितना अभिकारक होना चाहिए वहीं पे उतना बेटा क्या होना चाहिए? उत्पाद होना चाहिए। बस इतना समझ लीजिए, आपका आंसर बेटा आपके हाथ में होगा। यहाँ पे हमारा Fe कितना है? हमारा बेटा आयरन कितना है सर? 1 है। यहाँ पे कितना है बेटा? 3 है। तो अगर यहाँ पे 3 का गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा क्या? तो 3 आयरन यहाँ पे और 3 आयरन यहाँ पे, बराबर हो गया सर? बराबर हो गया। उसके बाद अब देखिएगा ऑक्सीजन कितना बेटा? 4 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है सर? हमारा 1 है। तो यहाँ पे 4 है, तो ऐसा नहीं कि इसको मिटा देंगे ना, मिटाना नहीं है। अब इसमें ऐसा करो कि ये भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे सर। यहाँ पे 4 से अगर हम गुणा कर दें, 4 से अगर हम गुणा कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। लेकिन सर हाइड्रोजन कितने हो गए? अब 8 हो गए, 4 दूनी 8, और इधर कितना बेटा? 2 ही है। तो यहाँ पर भी 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया। 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 आयरन के अणु यहाँ पे, 3 आयरन के अणु यहाँ पे। यही बेटा क्या हो गया? संतुलित करना हो गया। अब बताइए कुछ अलग है क्या? कुछ अलग है क्या? तो ऐसे ही किया जाएगा। एक बार मैं पढ़ा दे रहा हूं, आप इसको बार बार आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और कुछ नहीं है। आप क्या करिएगा पता है? सबसे सिंपल है कि देखिएगा, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। ये अभिकारक है और ये क्या बेटा? उत्पाद है। तो आप एक काम करना, सबसे पहले तत्व लिख लेना कि कौन कौन से तत्व हैं। हमारा इसमें कुल 3 तत्व हैं, आयरन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब फिर अभिकारक में परमाणुओं की संख्या एक तरफ, उत्पाद में परमाणु की संख्या एक तरफ। अब यहाँ पे अभिकारक में कितने अणु हैं? किसमें? आयरन के 1 है, तो 1 लिख दिए। अब हाइड्रोजन कितने बेटा? 2 है विकारक में, तो 2। ऑक्सीजन कितना? 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। उत्पाद में देखेंगे जो बन रहा है, आयरन कितना है बेटा? 3 है, तो 3 अणु लिख देंगे। ऑक्सीजन कितना है? 4 है, तो 4। हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो 2। अब आप इसमें ऐसा गुणा करिए कि ये इसके बराबर हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे 4 अणु है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 अणु है। किसमें? उत्पाद में। अभिकारक कितना? 1 है, तो 4 का गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा क्या? 4 का गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा क्या? जी सर जी, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आयरन में कितने बेटा? 3 है, यहाँ पे क्या? 1 है, तो 3 का गुणा कर देंगे तो 3 3 बराबर हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन क्या है? बराबर ही है। अब इसको यहाँ पे रखना शुरू कर दीजिए। अब हमने यहाँ पे क्या किया? 3 आयरन में गुणा कर दिया। तो आयरन जब 3 का गुणा कर दिया तो 3 आयरन अभिकारक के और 3 आयरन उत्पाद के बराबर हो गए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन बराबर हो गया। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ पे आप 4 का गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन इधर, 8 हाइड्रोजन इधर, और यही क्या हो गया बेटा? एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया।
यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? बस इतना ही आएगा आपके एग्जाम में, बाकी ये सब फालतू चीजें हैं, इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ये किताबियां जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। बाकी आपको बेटा यहाँ पे और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब जो हम लोग रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, उनके भौतिक अवस्थाओं का संकेत लिखा जाता है। हालांकि हर जगह तो नहीं लिखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं लिखा जाता है। जैसे यहाँ आप देखिएगा, ये हम जब आयरन को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो फेरस ऑक्साइड मिलता है। क्या बनता बेटा? फेरस ऑक्साइड मिलता है। फेरस ऑक्साइड साथ साथ हाइड्रोजन हमारा क्या होता है? मुक्त होता है। तो जो फेरस है ये क्या है बेटा? हमारा आयरन क्या होता है? सॉलिड। तो अगर ये सॉलिड है तो एस से दिखाएंगे। तो यहाँ पे जल है, तो जो जल होता है वैसे तो जलीय है, द्रवीय है। इसको एक्वस, द्रव के हमेशा एक्यू दिखाते हैं, जो द्रव होता है उसको एक्यू दिखाते हैं। एक्यू का मतलब होता है बेटा एक्वस, एस का मतलब होता है बेटा सॉलिड, जी का मतलब होता है गैस। लेकिन जो जल होता है, जल को हमेशा बेटा वाष्प के रूप में माना जाता है, तो इसीलिए हमेशा हमेशा जल के बदल जल का जो बगल में जी से ही दिखाते हैं, जल के बगल हमेशा बेटा जी से ही दिखाते हैं। वो हमेशा जल को गैस माना जाता है, ऐसा नहीं कि इसको एक्वस से दिखा देंगे। तो यही यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि देखिएगा, ये पॉइंट बस केवल अभिकारकों तथा उत्पादों के गैस, द्रव, जली तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः जी, एल, ए क्यू, यस से दिखाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जी का मतलब बेटा गैस, एल का मतलब लिक्विड, ए क्यू का मतलब है एक्वस, एक्वस मतलब द्रवीय, एल का मतलब लिक्विड, एस का मतलब क्या होता है बेटा? सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। जब कोई भी हमारा कोई भी यहाँ पे जैसे कि आयरन है, तो आयरन क्या होता है? सॉलिड होता है, तो एस से दिखा दिए। H2O वैसे तो द्रव है, लेकिन हमेशा इसको वाष्प के रूप में माना जाता है, तो इसलिए हम लोग जी से दिखाते हैं। फेरस ऑक्साइड जो बना, सॉलिड बना। हाइड्रोजन हमारा क्या गैस है, तो जी से दिखाते हैं। समझ में आ गया ना? यही क्या बेटा? भौतिक अवस्थाओं का संकेत लिखना, और कुछ भी नहीं है। अगर कोई हमारे यहाँ पे जल होता, जैसे कि मान लीजिए हम लोग, हाँ, H2SO4 ले लेते, गंधक ले लेते, तो यहाँ पे हम लोग क्या बेटा? एक्वस लगा देते। फिर क्या लगा देते? एक्वस लगा देंगे, द्रवीय माध्यम हो जाता। क्या हो जाता? द्रवीय माध्यम हो जाता। और यहाँ पे आपको कुछ भी याद करने की, लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया? नहीं, एक बार आप लोग बताइए बेटा, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और आपको इससे ज्यादा ना कुछ याद करना है ना कुछ पढ़ना है। बाकी अगर और पढ़ना चाहते तो बार बार इस किताबा को पढ़ेंगे, काम हो जाएगा। अब प्लीज जो बच्चे नए हैं चैनल को प्लीज बेटा क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बाद देखते बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ये कितने प्रकार की होती है? बहुत सिंपल है। जितना मैं बोल रहा हूं बस इतने याद कर लेना, आपका बेटा काम हो जाएगा। क्योंकि आप इसको बेटा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। पता है मैं इसको कितनी बार, मैं इसको 15 बार पढ़ा, 15 बार पढ़ा हूं। इसका नोट्स मैंने अपने हाथों से लिखा। गहन अध्ययन करने के बाद आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा निचोड़ बता रहे हैं। पूरे किताब पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, किताब पूरा A to Z आप पढ़ लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी कहाँ पे क्या है। लेकिन जो मेन क्रक्स है मैं आपको वो दे रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा जो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। सबसे पहला बेटा संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, किसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया? अगर मैं आपसे बोलूं बेटा संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए ना हम आपको बता रहे हैं। जब हमारे गौवा में बेटा ब्याह होता है, किसी की शादी होती है, तो एक लड़का एक लड़की पक्ष मिल जाते बेटा, तो अभिकारक हो गए। अब एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा, उसको क्या कहते हैं? संयोजन रिएक्शन। मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक के तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे बेटा क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब यहाँ पे जब हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो बेटा हमारा क्या करता है?
जल का क्या करता है बेटा, निर्माण करता है। तो यह हमारा क्या हो गया, एक संयोजन अभिक्रिया हो गया। यानी कि यहाँ पे दो अणु परमाणु तत्व यौगिक जुड़कर बेटा एक नया उत्पाद बना रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं, यही बेटा क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसकी सीधी परिभाषा आप याद कर लेना या समझना रहेगा, यहाँ पे कर लेना। जब हम लोग बिना बुझा हुआ चूने को CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में डालते हैं, जब बिना बुझा हुआ चूना को, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाला जाता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, जो कि एक्वस जलीय जलीय चूना प्राप्त होता है, जो कि बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, साथ ही साथ उष्मा निकलती है। इसी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्लियर है, क्लियर है। यानी कि आप संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सीधा बता देंगे। यहाँ पे है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब एक ही उत्पाद बनाएंगे। अब कहेंगे अरे गुरुदेव उष्मा, अरे उष्मा तो निकलेगी, हीट तो निकलना तय ही है, हीट निकलेगी ही, हीट से लेना देना नहीं है। हमारा एक ही उत्पाद बन रहा है कि नहीं। जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझे हुए चूने को जल में डालते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो रहा है ना, साथ ही साथ उष्मा निकल रही है। तो यह एक ही तो उत्पाद बन रहा है। जब दो या दो से अधिक, देखिए दो हमारा मिलकर विकारक एक नया उत्पाद, एकल नया उत्पाद बना रहे, केवल एक, तो वही बेटा क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया होती है। और आपको बेटा कुछ भी याद करने का नहीं है, आप बस इतना याद कर लो बेटा, CaOH2। अच्छा गुरुदेव यहाँ पे यस लिखा है, मतलब ये सॉलिड है, H2 लिक्विड अवस्था में ले रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जो कि बुझा हुआ चूना होता है। यह एक्वस जलीय चूना प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ उष्मा निकल रही है। ठीक, रिएक्शन याद कर लेंगे और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक और आप इसमें याद कर लेंगे, संयोजन अभिक्रिया में जब हम लोग कोयले का दहन कराते हैं, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यह भी हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। उसके बाद और हम लोग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे जब हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो जल का क्या होता है, निर्माण होता है। यह भी हमारा क्या हो गया बेटा, संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। यानी कि लिख सकते हैं फिर से, जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को बेटा संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। और आपको कुछ भी याद नहीं करना, केवल इतना याद कर लेना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को बेटा संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। काम खत्म। उदाहरण के लिए ये हमने 3 उदाहरण आपको बेटा दिया है। सबसे पहला उदाहरण है, जब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को CaO को बिना बुझे हुए चूने को जब जल में डालते हैं तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। यह हमारा एक क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया, साथ साथ उष्मा निकल रही है। अच्छा, जब कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, संयोजन अभिक्रिया में उष्मा मुक्त होती है तो उसे कह देंगे उष्मीय संयोजन अभिक्रिया। जब कोई भी अभिक्रिया में, जब कोई भी संयोजन अभिक्रिया हो रही है जिसमें भी उष्मा निकले तो आप सीधा जोड़ दीजिएगा उष्मीय संयोजन अभिक्रिया, बस। और एक कोयले का दहन वाला याद कर लीजिएगा, और एक यहाँ पे ये जल का निर्माण वाला, ठीक ना। और कुछ आपको दिक्कत है क्या यहाँ पे, बताइए बेटा, किस दिक्कत हो बताइएगा। उसके बाद एक और उदाहरण लेना है तो ले सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसमें उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती पता है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है जब कोई भी अभिक्रिया में हमारा उष्मा मुक्त होती है तो उसमें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जब उष्मा की जरूरत पड़ती है उष्मा अवशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है? जब उष्मा निकले, जैसे कि जब हम लोग मेथेन को ऑक्सीजन में जलाते हैं, दहन करते हैं, तो बेटा वहां पे हमारा क्या, CO2 और जल प्राप्त होता है, साथ ही साथ ऊर्जा क्या होती है बेटा, निकलती है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हो गया बेटा, उदाहरण हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपसे बोलूं बेटा संयोजन, देखिए एक ये अणु है, दूसरा है, और एकल उत्पाद का बेटा क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ये तो गैस में उड़ जाएगा भाई,
जल गैस में उड़ जाएगा। तो CO2 जो बन रहा है ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, ये भी हमारा क्या हो गया, एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। क्लियर है। और अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट को, जब हम लोग बेटा भोजन को खाते हैं तो जैसे देखिएगा, हम लोग कार्बोहाइड्रेट को खाएं और ऑक्सीजन लिए, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, CO2 निकालते हैं, CO2 के साथ साथ जल बनता है और ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये ऊर्जा हम लोग क्या करते हैं बेटा, ग्रहण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगला है बेटा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या फिर बेटा अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको वियोजन अभिक्रिया बोलिए, अपघटन बोलिए, या डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलिए। सर ये क्या होता है? अभी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़कर जुड़कर अभिकारक एक उत्पाद बना रहे थे, उसे हमने बोला क्या बेटा, संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होगा, कोई एकल उत्पाद टूटकर टूटकर दो दो उत्पाद का निर्माण करेगा। अब एक दो बनाएगा तो उसे क्या कहते हैं बेटा, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन। मतलब टूटकर दो अलग अलग अभिकारक का निर्माण करेगा, उसको बेटा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि देखिएगा उदाहरण में, जब हम लोग फेरस सल्फेट को बेटा, फेरस सल्फेट 2FeSO4 को उष्मा देते हैं, क्या देते हैं बेटा, उष्मा देते हैं, तो यह फेरस ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। इसे ही क्या कहते हैं बेटा, हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि क्या होता है, तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक, देखिए एकल अभिकर्मक, केवल एक अभिकर्मक है, एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जब हम लोग एक फेरस सल्फेट को उष्मा देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 में क्या होता है बेटा, टूट जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। समझ में आया वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? बहुत बढ़िया सा याद कर लीजिए। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि फेरस सल्फेट देख रहे हैं, यह दो में टूट जा रहा है, अलग अलग 3 खंडों में टूट गया, इसे क्या कहते हैं बेटा, वियोजन अभिक्रिया। यदि आप रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो डायरेक्ट देगा, ये दे दिया और ये 3 तोड़ दिया आपस में, बोल देगा कौन सी अभिक्रिया है। तो ये अकेला है, अकेला 3 टूट रहे हैं तो वियोजन अभिक्रिया। आप 10th में हाई स्कूल में है तो बोलेगा वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। तो बेटा ये आप परिभाषा याद कर लीजिए और ये उदाहरण याद कर लीजिए, काम खत्म। बस इतने याद करना है और कुछ भी याद नहीं करना है, बाकी ये सब ऐसी आपको दिया हुआ है। और बेटा उदाहरण ले सकते हैं, जब हम लोग चूना पत्थर को, मतलब बुझे हुए चूने को हीट देते हैं, उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बिना बुझा चूना, और कैल्शियम डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो यहां पर भी क्या हो रहा है बेटा, यहां पर भी क्या हो रहा है हमारा, यहां पर भी हमारा हो रहा है वियोजन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया हो रहा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक चीज और, एक चीज और, एक उष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब वियोजन अभिक्रिया में, जब वियोजन अभिक्रिया यहाँ पे लिख देंगे, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए चूने पत्थर को, बुझे हुए चूने को हम लोग उष्मा दे रहे हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है बेटा, टूट जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस, और आपको नहीं याद करना है। अच्छा एक और याद कर लीजिए, याद करना है तो, जब लेड नाइट्रेट को ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो हमारा लेड ऑक्साइड 2PbO और नाइट्रोजन ऑक्साइड 4NO2 और ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा, टूट जाता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी एक अपघटन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है ना? ये उदाहरण आप याद कर लीजिएगा, बाकी हम नोट्स में हम पढ़ाएंगे वहां पे आपको समझा देंगे। इसके बाद आपका आ जाएगा जो, इसको मत पढ़िएगा, आपके पेपर में नहीं आएगा,
एक और कर लीजिए, जब हमारा सिल्वर क्लोराइड, जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो सिल्वर और क्लोरीन में क्या होता है बेटा, टूट जाता है। ये भी एक वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया है। इसी प्रकार जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो हाँ, सिल्वर और ब्रोमाइड में क्या होता है बेटा, टूट जाता है। यह भी हमारा वियोजन अपक्रिया का क्या होता है, एक उदाहरण होता है। उसके बाद अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा, विस्थापन अपक्रिया। अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत सिंपल है। विस्थापन अभिक्रिया में कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए मीटिंग चल रही है, आप बैठे हुए हैं, ग्राम प्रधान जी आ गए, आप उठ के किसी और कुर्सी पे बैठ गए, बेटा क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। या फिर दो कुर्सी है, एक पे आप बैठे हैं, एक पे प्रधान जी बैठे हैं। अब मुख्यमंत्री जी आ गए, प्रधान जी बैठ के आपकी कुर्सी पे आ गए, आप बैठ के कहीं और चले गए, तो उसे बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक होता है क्या बेटा, विस्थापन अभिक्रिया, एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले बेटा विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसे समझ लीजिए। यहाँ पे देखिएगा, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, बहुत सिंपल भाषा में, कुछ नहीं है। चलिए इसका हम आपको बता देते हैं, देखिएगा। जब हम लोग यहाँ पे आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अब यहाँ पे जो कॉपर था उसको हटाकर सल्फर बैठ गया, यानी कि फेरस सल्फेट बन गया, आयरन सल्फेट बना लिया। साथ ही साथ कॉपर क्या हो गया बेटा, अलग हो गया। कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। यही क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग आयरन को डाल देते हैं तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अब अलग हो गया। अब कॉपर यहां से यहां अलग हो गया और ये आयरन आके यहाँ पर सल्फेट से जुड़ गया तो आयरन सल्फेट बना लिया। यही क्या होता है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया होता है। या फिर जब जिंक सल्फेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनाता है गोल, साथ ही साथ कॉपर अलग हो जाता है, तो ये भी क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। जब हम लोग यहाँ पर लेड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो लेड क्लोराइड और साथ ही साथ कॉपर बनाता है, तो कॉपर हट गया यहाँ पे और कॉपर के स्थान पे लेड आकर बैठ गया। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है, अगर हम लिखें तो इसमें लिख सकते हैं, जब जिसमें एक तत्व किसी यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देता है। देखिएगा, जब एक तत्व, देखिए एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे रहा है और खुद आकर बैठ जा रहा है। यहां पर एक तत्व आयरन है जो कॉपर तत्व को विस्थापित कर दे रहा है और खुद आकर बैठ जा रहा है, तो इसे ही क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये उदाहरण हो गया। और विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा याद कर लीजिए, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। काम खत्म हुआ, ठीक। और इसका उदाहरण आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है भैया, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक दूसरे का अदला बदली हो जाएगा। देखिएगा, जब हम लोग यहाँ पर सोडियम सल्फेट की क्रिया हाँ बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यानी कि द्विविस्थापन क्या होता है, जब दोनों तत्व एक दूसरे की अदला बदली करते हैं। विस्थापन में क्या था, जब एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, हटा देता है, विस्थापन हो गया। द्विविस्थापन क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को, जहां पर सोडियम था वहां पे बेरियम आ जाएगा, जहां पे बेरियम था वहां पे सोडियम आ जाएगा। जब एक तत्व दूसरे तत्व के स्थान पर अदला बदली कर देते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। समझ लीजिए, उदाहरण सबसे सिंपल है बेटा। यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोग यहाँ पे सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो अब यहाँ पे जहां पे सोडियम सल्फेट था यहाँ पे बेरियम आके बैठ गया और जहां पे बेरियम था वहां पे बेटा सोडियम बैठ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। क्लियर है ना, बस इतने समझ लीजिएगा और कुछ नहीं। अगला है बेटा अपचयन और एक क्या है, उपचयन। ये उपचयन और अपचयन होता क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है। देखिएगा, एक यहाँ पे परिभाषा है, थोड़ा याद कर लीजिए तब समझ में आएगा। देखिए,
अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसका उपचयन होता है, और जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन बोला जाता है। मतलब ये समझ लीजिए, जब ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा, वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अब ऑक्सीजन टूट के यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है बेटा, वृद्धि हो रही है। जब क्या हो रहा है बेटा, वृद्धि हो, तो उसे कहते हैं हम लोग बेटा क्या, उसे कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं, उपचयन। और जब ह्रास होता है, टूट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको हम एक बता देते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड को H2 से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अपचयन हो गया। जब ऑक्सीजन टूट जाता है, ह्रास हो जाता है, निकल जाता है, तो वहां पर बेटा अपचयन होता है। और जहां पर ऑक्सीजन जाकर जुड़ जाता है उसे क्या बोलते हैं, उपचयन। देखिए पहले यहाँ पर CuO था, कॉपर ऑक्साइड था। अब यहाँ पे जब टूटा तो कॉपर अलग हो गया, अब कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, तो इसका क्या हुआ बेटा, अपचयन हुआ। यानी कि ऑक्सीजन का क्या हुआ बेटा, ह्रास हुआ। ह्रास मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे ऑक्सीजन गायब हो गया, यहाँ पे H2 अकेला था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया बेटा, उपचयन हो गया। मतलब ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। इसे ही कहते हैं अपचयन और उपचयन। यानी सीधा बोलेंगे, जहां पर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन, जहां पर ऑक्सीजन का ह्रास होता है मतलब कि नष्ट होता है ऑक्सीजन, वहां पे अपचयन होता है। और उपचयन, अपचयन, इन दोनों रिएक्शन को बेटा रिडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। जब ये दोनों क्रिया साथ में होती हैं उसे ही उपचयन, अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। यानी कि आप लिख सकते हैं, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित, दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को अपचयन, उपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और आपको बेटा कुछ भी याद नहीं करना है, यहां तक आपको कोई डाउट है क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे समझ में आया, फिर मैं आपको बेटा बता देता हूँ। देखिएगा ये हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड से यहाँ पे जिंक अलग हो जा रहा है, ऑक्सीजन अलग हो गया। अभी ये जिंक ऑक्साइड था, अब यहाँ पे जिंक केवल बचा, तो यहाँ पे ह्रास हुआ है ना, ह्रास मतलब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, ऑक्सीजन जिंक के साथ था, अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, गायब हो गया। जब ऑक्सीजन गायब हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, अपचयन हुआ, और अब यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। जहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहां पे उपचयन होता है, उपचयन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। मतलब कि यहाँ पर बेटा अपचयन हुआ जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन जब ऑक्सीजन की भी क्या होता है बेटा, वृद्धि होती है, तो वहां पे उपचयन बोला जाता है। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, एक बार आप बता सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, एक बार आप बता सकते हैं। हम आपको मेन मेन कीवर्ड पढ़ा रहे हैं। देखिएगा पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या हमारे सभी सभी टॉपिक बेटा बोर्ड में आएंगे, नहीं आएंगे। हम आपको बेटा की टू द पॉइंट यहाँ पे सब कुछ आपको समझा दे रहे हैं, वो पॉइंट समझा दे रहे हैं जो आपके डायरेक्ट रेलवे जैसे एग्जाम, एसएससी जैसी एग्जाम या बोर्ड जैसी एग्जाम में डायरेक्ट आता है। बस इतना समझ लीजिए, बाकी हम आपको जो नोट्स पढ़ा रहे हैं उसमें आपको चीजें समझा देंगे अच्छे से, वो भी क्लियर हो जाएगा, किताब भी क्लियर हो जाएगी। इसीलिए एनसीईआरटी को मैं लाइन टू लाइन चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? देखिएगा यार, कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। थोड़ा सा मैं आपको के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पढ़ रहे हैं, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। अब उठा लीजिए हाइलाइटर, क्या उठा लेंगे, हाइलाइटर। देखिए यहाँ पे हाईलाइट हुआ है ना, आप क्या करिए, मेन मेन कीवर्ड को हाईलाइट कर लीजिए। सब कुछ नहीं पढ़ना होता बेटा, जो जो मेन मेन क्रक्स होता है उसे क्या कर लीजिए, आप हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करके 4-5 बार पढ़ लीजिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। उसके सिवा आपको कुछ बेटा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब ऐसा नहीं कि सर आप हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो क्या जरूरत है बेटा पढ़ने की, क्या जरूरत है आपको बार बार रटने की।
आप केवल एक बार करो बेटा, स्मार्ट तरीके से पढ़ो। पढ़ पूरी दुनिया रही है, लेकिन आपको बेटा स्मार्टली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सर लगे रहना लगे रहना। अरे कब तक लगे रहेंगे भाई, कब तक लगे रहेंगे हैं? पूरा जिंदगी थोड़ी ना लगे रहेंगे। सरकार भी कहती है एक समय के बाद भाई साहब आपको हम गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का मौका नहीं देंगे। तो जितना टाइम है कम से कम उतना टाइम तो पढ़ के बेटा निकल जाओ। इस प्रकार से हाईलाइट करके बेटा पढ़ेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से याद होगी। सारे चीजों का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद होगा। समझ में आया क्या? अब आगे हम लोग देखते हैं बेटा संक्षारण। ये संक्षारण होता है क्या, देखिएगा। एक होता है बेटा संक्षारण और एक होता है जंग लगना। संक्षारण और जंग लगने में क्या अंतर होता है, आप जरा सोचिए। मैं आपसे बेटा एक पूछ रहा हूं कि आप जरा सोचिए कि संक्षारण और जंग लगना क्या होता है। संक्षारण में सभी चीजें आ जाएंगी, चाहे हमारा वो कापर हो गया। कापर मतलब पीतल, पीतल जो होता है कॉपर, वो आ गया। चांदी आ गया, लोहा आ गया। ये तीनों में नमी की उपस्थिति में जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, संक्षारण कहते हैं। मतलब कि टूट टूट कर निकलना या खराब हो जाना। जंग लगना केवल केवल बेटा लोहे में होता है। किसमें होता है? लोहे में, यानी कि आयरन में है। अगर जंग लगना आप बोल दिए कि भाई साहब, अगर हम आपसे बोले कि ये कापर है, देखिए कापर नमी की उपस्थिति में क्रिया करके हरा हो गया है, क्योंकि कॉपर हमेशा हरा हो जाता है। और वहीं पे जो चांदी होती है वो जब नमी की उपस्थिति में रखा जाता है तो काला पड़ जाता है। इन तीनों के केस में बेटा संक्षारण बोला जाएगा। लेकिन अगर आप बोले जंग लग गया, तो वो हमेशा और हमेशा किसकी बात करेंगे बेटा, वो हमेशा और हमेशा आप लोहे की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आयरन की बात करेंगे। समझ में आ गया? वही चीज यहाँ पे लिखा है कि आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी हुई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात बाद उन पर लाली माया युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे का जंग लगना बोला जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं जब हम लोहे को नमी की उपस्थिति रख देते हैं तो कुछ समय बाद वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। लाल होकर टूटने लगता है और कैसा हो जाता है बेटा, भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। उसे जंग लगना बोलते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी और तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? ये बोल रहा है क्या कभी देखे हैं? जो चांदी होती है और क्या होती है बेटा, कॉपर होती है। क्या होती है? तांबा, तांबे पर, कॉपर पर परत देखी है? हाँ बिल्कुल देखा है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। और इस प्रक्रिया को बेटा क्या कहते हैं? संक्षारण कहा जाता है। अगर संक्षारण की एक एग्जैक्ट परिभाषा आपको देना हो तो एनसीईआरटी क्या बोलती है बेटा, ये बोलती है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है। और इसी प्रक्रिया को बेटा क्या कहते हैं? संक्षारण कहा जाता है। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की परिभाषा है। एनसीईआरटी डायरेक्ट यही बोलता है। जैसे चांदी के ऊपर काली परत का जम जाना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के क्या होते बेटा, उदाहरण होते हैं। जो चांदी होती है, चांदी काली पड़ने लगती है तो सुनार के पास जाते हैं, कहते हैं भैया देखिए हमारी चांदी काली पड़ रही है। तो सुनार क्या निकालता है, केमिकल लाता है और उस केमिकल को चांदी को क्या करता है बेटा, धुल देता है। और जब धुल देता है तो फिर चांदी कैसे हो जाती है बेटा, एकदम चमकीले रंग की हो जाती है। आप तो मस्त हो गए, अरे चांदी हमारी चमकीली हो गई। लेकिन उस चांदी का कुछ जो परत है, वो ऊपरी परत है, उन्होंने क्या किया कि धुल के अपने केमिकल में डाल के ले लिया। अब जो चांदी बेटा कितनी थी, कितनी थी, मान लीजिए 50 ग्राम की चांदी थी, अब वो चांदी हो गई कितना बेटा, 47 ग्राम की। और आपसे क्या लिया बेटा, वो पैसा भी लिया। क्या लिया? पैसा भी लिया। सर पैसा किसका लिया? अरे भैया इसको चमकीला बनाने का, क्योंकि उसमें काली परत हाँ जम गई थी। अब वो 3 ग्राम आपसे चांदी भी लिया प्लस पैसा भी लिया। आप तो मस्त। अरे गुरु जी हमारी चांदी नहीं हो गई। भैया उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि उन्होंने केमिकल में डाला। अब ज्यादा नहीं बोल लेंगे, विवाद हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें होती है। हाँ तो यही है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे संचारण कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु विशेषकर लोहे की बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संचालन एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। हाँ
और संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी, वो एक चैप्टर है उसमें देखेंगे। उसके बाद अगला है बेटा यहाँ पे विकृत गंधिका। ये क्या होती है बेटा? विकृत गंधिता ये क्या होती है? अरे सिंपल है भाई, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। मतलब कि कुल मिला के विकृत गंधिता का मतलब होता है जब आप लोग कोई भी खाने का आइटम है आप बनाकर ऐसे ही खुली हवा में छोड़ दीजिए, फिर वो ऑक्सीजन से क्रिया करके उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है बेटा? गंध पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? गंध पैदा हो जाती है। उसी को क्या कहते हैं बेटा? विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विकृत गंधिता कहते हैं। अच्छा, इसको बचने के लिए जितने भी बेटा खाने के पैकेट होते हैं वो उसमें गंध ना उत्पन्न होने पाए, उसमें हमेशा हमेशा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। किसकी गैस को भरते बेटा? विकृत जो ये अक्रिय जो गैस होती है नाइट्रोजन, उस गैस को भरी जाती है, ऑक्सीजन को नहीं भरती। आपको क्या लगता है जो खाने का आइटम आता है उसमें ऑक्सीजन गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन गैस भरते बेटा वो सड़ जाएगा, वो गंधा जाएगा। तो गुरुजी क्या भरा जाता है? हमेशा हमेशा नाइट्रोजन गैस बेटा भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो उसमें गंध पैदा नहीं होगी। अच्छा क्यों? क्योंकि उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है। अर्थात लिखेंगे यहाँ पे वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रहती है उसका स्वाद बदल जाता है या गंध जैसी होती है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। अच्छा, उपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है बेटा? जुड़ जा रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ता उपचयन, और ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन। ऑक्सीजन की जब वृद्धि हो जाए, किसी से रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीडाइजेशन जब हो जाता है तो उसे बेटा क्या कहा जाता है? हम उपचयित बोलते हैं, ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं और उनका स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय वसायुक्त सामग्रियों में उपचयन रोकने के लिए यानी कि ऑक्सीकरण को रोकने के लिए ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। वायुरोधी बर्तनों में रखे खाद्य सामग्री में उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसों से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। यानी कि जो आप चिप्स बेटा खाते हैं, लेस खाए हैं, जब लेस उस खाते हैं तो आप उसको खोलेंगे बेटा तो उसमें क्या भरी रहती पता है? ऑक्सीजन को निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस को भरते हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है बेटा ये कम सक्रिय होती है किससे? ऑक्सीजन की अपेक्षा। अगर हम ऑक्सीजन भर दे बेटा तो क्या हो जाएगा? वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा बेटा? गंधा जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके प्रश्न है जो कि एनसीईआरटी के प्रश्न है, वो सारा का सारा है। थोड़ा सा इसको कर ले, क्या हम लोग क्या सीखे हैं ये थोड़ा देख लेते हैं। देखिएगा, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद प्रतीकात्मक रूप से उसकी भौतिक अवस्थाओं को बेटा क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ये पॉइंट याद कर लीजिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो और रासायनिक समीकरण संतुलित होना क्या होता है बेटा? आवश्यक होता है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ क्या होते हैं बेटा? बनाते हैं। वहीं पर जो वियोजन अभिक्रिया होता है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। इसमें वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। संयोजन अभिक्रिया देखें तो बेटा यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ बना रहे हैं। वियोजन जो हो रहा है जस्ट विपरीत हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे जुड़कर जिसमें क्या हो रहा है बेटा? एक पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक नए यौगिकों का तत्वों का बेटा क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा का क्या होता है बेटा? उत्सर्जन होता है, निर्माण होता है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे एक और लाइन बेटा याद कर लीजिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा का अवशोषण कैसे होगा? जब हम लोग बेटा मेथेन को जलाते हैं तो उष्मा का अवशोषण होता है वहां पे। जब मेथेन को आप जलाते हैं उष्मा का अवशोषण होता है तो वो उष्माशोषी अभिक्रिया है। जब हम लोग बेटा जो हमारा बुझा हुआ चूना है उसको उष्मा देते हैं, हीट करते हैं,
तब भी हमारा क्या होता है? तब भी हमारा क्या होता है? वहां पर भी तो उष्मा लगती है, उष्माशोषी अभिक्रिया है, जहां पे उष्मा निकल रही है। जब हम लोग अनबुझे चूने को जल में डालते हैं तो वहां पे उष्मा निकलती है, तो वहां पे उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है ना, तो ये याद कर लेना। अगला यहाँ पे, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो दो अलग परमाणु या परमाणु के समूह आयन को आपस में आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया को अविलेय लवण प्राप्त होता है। जब भी अवक्षेपण अभिक्रिया होती है तो वहां पर हमेशा हमेशा अविलेय लवण प्राप्त होता है। इसको हम अभी सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। अभिक्रिया में पदार्थों में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है। ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन बोला जाता है, और ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन बोला जाता है। ठीक है ना। और फिर यहाँ पे बेटा क्या, ये अभ्यास है, और मैं आपको ये जो अभ्यास है ये मैं आपको पूरा पूरा करवा दूंगा। तो आज के हम लोग बेटा लेक्चर में पूरे पूरे 1 शॉर्ट वीडियो में हमने बेटा किसके बारे में पढ़ा? हम यहाँ पे पढ़े रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ा, जो कि पूरा पूरा लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ाया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर जरूर शेयर करिएगा। कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर मेंशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।